सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 8 ऑफ जीके पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 3। तो कल गलती से मैंने लेक्चर नंबर 7 डाल दिया था लेक्चर 8 की जगह, तो आज जो है लेक्चर 8 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उनमें वो फेल हो गई थी, बिकॉज हमें पता था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5.6% का टारगेट रखा था और 2.8%, कहीं कहीं पे 2.4% लिखा हुआ, बट रफली यही 2.8% जो है अचीव कर पाया था। यानी कि काफ़ी बड़ा फेलियर था ये हमारा। तो रीजंस क्या थे उसके फेलियर के, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बहुत तेज़ी के साथ, बिकॉज हम आई थिंक 7th 5 ईयर प्लान तक बहुत अच्छे से देख चुके हैं सारी चीज़ें। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या देखा था? फर्स्ट में देखा था कि ये हैरेडोमर मॉडल पे बेस्ड था। 1951 से 56 के बीच में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इसका टाइम पीरियड था। यहाँ पे हमने डैम सेटअप किया था, जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम भाखड़ा नंगल डैम ऑन सतलज रिवर एंड हीराकुड डैम जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है ऑन महानदी रिवर। और ये जो कॉन्सेप्ट है 5 ईयर प्लान का, ये हमने लिया कहाँ से था? ये हमने लिया था अर्स्ट वाइल यूएसएसआर, जो प्रेजेंट टाइम रशिया है, और प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का गठन किया था इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान में देखा था, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, 1956 से लेकर 61 तक था। और इसमें जो मेन टारगेट था दैट वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तेज़ी से हमें औद्योगिकरण करना था। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा ये प्लान था। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट मेनली था एग्रीकल्चर, और इसी में हम लाए थे क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति भी यहीं पे स्टार्ट हुई थी, बिकॉज इसका जो टाइम पीरियड था वो 1961 से लेकर 66 था। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसी बीच इंडिया को चाइना के साथ 1962 में वॉर फेस करना पड़ा, पाकिस्तान के साथ 1965 में वॉर फेस करना पड़ा, और सेवियर ड्रॉट देखना पड़ा, बहुत भयंकर, एक तरह मानसून बहुत ख़राब रहा। इसीलिए ये जो है थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। और यही कारण है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हम क्यों तुरंत कोई 5 ईयर प्लान नहीं लाए और हमने अनाउंस किया क्या? प्लान हॉलीडेज़, यानी हमने हॉलीडे अनाउंस कर दी कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। 1966 से लेकर 69 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, और जो अगला 5 ईयर प्लान आया दैट वाज फोर्थ 5 ईयर प्लान, और वो 1969 में आया और 74 तक चला था, ठीक है। बात अगर करें हम थर्ड 5 ईयर प्लान की, तो यहाँ पर हमने टारगेट क्या रखा था? हमने टारगेट रखा था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी का, ठीक है। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी का टारगेट रखा था, यानी आत्मनिर्भर और सॉरी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिव और सेल्फ और या फिर सेल्फ सेंट्रिक इकोनॉमी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में आत्मनिर्भर और आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट था सस्टेनेबल, एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ये हमारा मेन टारगेट था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं अभी। और ये आपको पता होना चाहिए दिस वाज बेस्ड ऑन गडगिल फार्मूला, ठीक है। ये आपका गडगिल फार्मूला पे बेस्ड था। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो आपके डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर, एंड दैट इज चेतियागिरी विहार फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। यानी चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हिमाचल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। तो चेतियागिरी विहार, अब विहार की अगर हम बात करें तो एक बुद्धिस्ट टर्म है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है चैत्य और एक होता है विहार। चैत्य की अगर बात करें बुद्ध धर्म में, चैत्य का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा करी जाती है, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप। और विहार की अगर बात करें तो इट इज़ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, रिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विहार। कहाँ पे लोकेटेड है ये? मध्य, मतलब फेस्टिवल पूछ रहे हैं ना, तो फेस्टिवल ये आपका है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। चेतियागिरी विहार जो फेस्टिवल है सांची में मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में, हम लोग को पता है। सांची में एक स्तूपा भी सिचुएटेड है, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट स्तूपा में आता है। ये स्तूपा हम पहले पढ़ चुके हैं। स्तूपा होता क्या है? तो स्तूपा बुद्ध जी की डेथ को एक तरह से सिग्निफाई करता है। स्तूपा का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हर्मिका, इसको बोलते हैं छत्र, इसको बोलते हैं अंड, ठीक है। देन हमें यहाँ पे मिलते हैं क्या, इस तरह से देखने को मिलते हैं जो बाहर लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं टोरना या फिर टोरोना, ठीक है। फिर जो आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं जो गैलरी होती है उसको हम बोलते हैं मेधी, ठीक है, मेधी। और जो रेलिंग्स होती हैं, ठीक है, रेलिंग्स को हम बोलते हैं क्या? वेदिका, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। अब चैत्य विहार के अलावा और भी हमारे कुछ टर्म होते हैं अगर हम बुद्ध धर्म में देखें तो, जैसे दैट इज़ एक होता है धम्म, ठीक है। धम्म का मतलब होता है एक तरह से धर्म, जैसे धर्म हम बोलते हैं ना, धर्म रिलीजन, वैसी प्राकृत भाषा हुआ करती थी पहले, और प्राकृत में धर्म को धम्म कहा जाता है,
इज़ दैट क्लियर? और भी कुछ जैसे हमारे टर्म्स हैं बुद्ध धर्म से, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, टर्म्स तो नहीं, जैसे मैं लिटरेचर बोलूँगा, जैसे हमारे त्रिपिताका एसोसिएटेड हैं, किससे? त्रिपिताका, बुद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिताका हैं क्या? इसको बोलते हैं थ्री बास्केट। इसमें 3 किताबें आती हैं, अभिधम्म पिताका, अभिधम्म, सूत पिताका एंड विनय पिताका। तो ये 3 जो है पिताका आते हैं। और भी हमारे कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे कि ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले जातक टेल्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पे मैं स्तूपा के अंदर ही लिख देता हूँ, जातक टेल्स क्या है ये, तो ये भी प्राकृत लैंग्वेज में ही है, और जातक, सॉरी, ये पाली लैंग्वेज में, ना कि प्राकृत में, ये पाली में है। और जातक टेल्स की अगर बात करें तो ये बुद्ध जो है हमें लॉर्ड बुद्धा उनकी प्रीवियस बर्थ के बारे में बताता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जातक टेल आर अबाउट बुद्धास प्रीवियस बर्थ, और ये पाली लैंग्वेज में। ज़्यादातर जो हमारा टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको पाली लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग आपका त्रिपिताका भी। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं, जैसे कि लोकरंग फेस्टिवल यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। लोकरंग हो गया आपका, खजुराहो फेस्टिवल, ठीक है, खजुराहो फेस्टिवल हो गया आपका, एंड भगोरिया हाट फेस्टिवल, ठीक है, भगोरिया हाट। ये सारे फेस्टिवल हैं मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, द फर्स्ट साउथ एशियन गेम फेडरेशन गेम्स वाज हेल्ड इन, तो कहाँ पे हुए थे पहले साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स? तो ये हुए थे नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू में 1984 में, ठीक है। न्यू दिल्ली में अगर हम बात करें 1951 में, तो फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे। एंड 1982 में भी न्यू दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे। तो एशियन गेम्स इंडिया में 2 बार हुए हैं, एक तो जो सबसे पहले वाले हुए थे 1951 में, और फिर 1982 वाले हुए। लेटेस्ट हमने देखा था 2022 में होंगजो चाइना में हुए थे, और अगले वाले यानी 2026 में कहाँ पे होंगे? एची एंड नगोया जो सिटीज़ हैं कहाँ की? जापान की। तो यहाँ पे होने वाला है क्या? अगले एशियन गेम्स। द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड अबव द ट्रोपोपॉज अप टू, तो जो हमारे यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल, वो ट्रोपोस्फीयर के कितने ऊपर तक है? तो एक तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स। तो ये मान लेते हैं एक सेकेंड, ये मान लेते हैं हमारी क्या है, ये है ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल हिंदी में बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग हम क्या क्या पढ़े थे कि पोल्स में इसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, 8 किलोमीटर होती है, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होती है, 18 किलोमीटर होती है। तो एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज हम ले लेते हैं 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर जो है वो घटता है, और इस चीज़ को हम लैप्स रेट बोलते हैं। 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे जितने भी हमारे वेदर फिनोमेना होते हैं, यानी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सारे यहीं पे ही होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं हम इस लेयर के, ठीक है। देन और ये कहाँ तक है? 13 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। फिर इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आ जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल बोलते हैं। इसमें ऊपर जाने में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है? बिकॉज यहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। तो इस ओजोन की जो परत है, जो हमें 35 किलोमीटर की हाइट में रफली देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे गर्मी होती है एक तरह से, और उसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे ऊपर जाने पे इंक्रीज़ होता है। और ओजोन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ओजोन डे हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। एंड ओजोन से रिलेटेड हमारा एक प्रोटोकॉल है 1987 का, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसमें फर्दर अमेंडमेंट हुआ था, जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट या फिर किगाली प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमने ये टारगेट लिया था कि ओजोन लेयर क्योंकि हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। इसकी थिकनेस हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है, और उस थिकनेस कम होने का मेन जो सबसे रीज़न था दैट वाज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लिमिट करना है। लोगों ने फिर ऑल्टरनेटिव ईजाद कर लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लिया, तो फिर उसको लिमिट करने के लिए फिर हमने क्या किया? किगाली अमेंडमेंट किया। क्लियर? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके ऊपर आती है हमारी क्या? मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर में क्या होता है? टेम्परेचर ऊपर जाने में घटता है, टेम्परेचर ऊपर जाने में घटता है, और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी लेयर है। और मेजोस्फीयर की अगर बात करें तो यहाँ पे मेटियोराइट जो है, उल्का पिंड आके ख़त्म हो जाते हैं। जो सबसे ऊपर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मोस्फीयर, या फिर इसी को हम बोलते हैं आयनोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे आयंस हमें देखने को मिलते हैं, तो आयन मंडल भी बोलते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से आयंस देखने को मिलते हैं। और आयनोस्फीयर से हमें ध्यान रखना है कि रेडियो वेव्स जो है हमारी, रेडियो तरंगे, वो यहीं से टकरा के वापस आती हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, देन आपका मध्य मंडल, और ये जो है आपका ताप मंडल जो है बोल सकते हैं इसको, या फिर आयन मंडल। क्लियर? तो यहाँ पे थिकनेस हमने देख लिया 13 किलोमीटर तक किसकी है एवरेज में, ट्रोपोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर की रफली 50 किलोमीटर तक है। मेजोस्फीयर की अगर बात करें 80 से रफली 90 किलोमीटर, और थर्मोस्फीयर की अगर बात करें तो ये ऊपर जाती है 800 किलोमीटर तक रफली,
ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि 13 किलोमीटर रफली ट्रोपोस्फीयर का, क्षोभ मंडल का, और समताप मंडल ऊपर रफली 50 किलोमीटर तक जाती है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ये ट्रोपोपॉज क्या होता है? ट्रोपोपॉज एक्चुअल में जहाँ से ट्रोपोस्फीयर खत्म होती है और जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होती है, इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होती है और मेसोस्फीयर शुरू होती है, उसको हम स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। क्लियर? वॉट वॉज दी फंक्शन ऑफ ऑफिसर कॉल्ड समहारता? समहारता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? सिक्योरिटी अश्योरेंस का, टैक्स असेसमेंट का, टू कॉरेस्पॉन्ड, या फिर कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू था ये। तो समहारता कौन सा ऑफिसर था, किस टाइम का ऑफिसर था? ये तो मौर्य डायनेस्टी के टाइम का ये ऑफिसर था। अशोक के टाइम पे ये मेनली ऑफिसर था। ठीक है, तो इनके टाइम पे एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था मौर्यास के टाइम पे, वो एकदम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता था। आई होप इतनी चीज़ें आपको पता होंगी कि भाई मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य कौन थे ये? तो एक तरह से जो मगध डायनेस्टी में रूल करते, बिकॉज हमने पढ़े थे 16 महाजनपद थे टोटल। उन 16 महाजनपद में यहाँ पे गंगा और सोन नदी के बीच में एक था आपका मगध, जो कि सबसे पावरफुल एमर्ज हो के आया। इस मगध में डिफरेंट डायनेस्टीज़ का रूल रहा। सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी आई, देन शिशुनागा डायनेस्टी आई, देन आपकी नंदा डायनेस्टी आई, देन आपकी मौर्य डायनेस्टी आई। अब मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बेटे थे कौन? अशोक। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब मैं अशोक बोलता हूँ तो आपको पता होनी चाहिए अशोक थे कौन। तो इनके टाइम पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसमें बहुत सारे ऑफिसर थे, जैसे कि समहारता था। ठीक है, जैसे कि आपका सानिधाता था। ठीक है, सानिधाता, और आपका अक्षपटल था एक। ठीक है, अक्षपटल थे तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सीताध्यक्ष, ठीक है, शुल्क अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, एंड और कौन हो सकता है इंपॉर्टेंट? गोपा हो सकता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ धम्म महामात्रा। ठीक है, धम्म, ये तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, धम्म महामात्रा। लास्ट से इसी से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। धम्म महामात्रा की अगर बात करूँ तो ये अशोक के टाइम पे, जैसे ये ऑफिसर थे तो पहले ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से थे, डेवलप हो गए थे। बट ये जो अशोक के टाइम पे हुआ था, क्योंकि अशोक ने, हमें पता है कि कलिंग वॉर लड़ा था 261 BC में, और उसके बाद उन्होंने बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया था विद धम्म घोषा। बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया था विद धम्म घोषा। ये बेरी घोष और धम्म घोष है क्या? तो इसको बोलते हैं कॉन्केस्ट थ्रू वॉर, इसको बोलते हैं कॉन्केस्ट थ्रू लव और हार्ट। ठीक है, यानी कि अब हम युद्ध से नहीं जीतेंगे, लोगों को दिल जीतेंगे, इस तरह से था। ठीक है, तो धम्म अभी मैंने बताया, धम्म का मतलब क्या? एक तरह से धर्म है। ठीक है, जो कि जिसको कि प्राकृत लैंग्वेज में बुद्धिस्ट धर्म, बुद्धिस्ट उसमें रिलीजन में धम्म बोलते हैं। तो धम्म महामात्रा एक ऑफिसर था, इंचार्ज ऑफ धम्मा। मतलब हम सभी को पता है कि अशोक ने क्या किया था? रॉक में लिखवाई थी, एडिक्ट्स लिखवाए थे, 14 रॉक में एडिक्ट लिखवाए थे और 7 पिलर्स में लिखवाए थे। ठीक है, तो उनको लिखवा के वहाँ पे अशोक ने ये बताया था कि भाई कैसे आपको रहना है, क्या चीज़ फॉलो करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब लिखा हुआ था उसमें। तो एक तरह से उसी को बोला गया धम्म। तो हर कोई धम्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये धम्म महामात्रा, या फिर इन शॉर्ट जरूरी नहीं कि धम्म महामात्रा ऑप्शन में है, सिर्फ महामात्रा लिख के आ सकता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए महामात्रा ये देखता था कि लोग धम्म को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सानिधाता की, तो ही वो CTO मतलब चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। ये क्या कर रहे हैं? समहारता कलेक्ट करके ला रहे हैं रेवेन्यू, और सानिधाता क्या कर रहे हैं? उसकी जो भी ट्रेजरी है, जो कोष है, उसकी देख रेख कर रहे हैं। ठीक है, अक्षपटल की अगर बात करें तो ही वॉज अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, ये अकाउंटेंट जनरल थे, अकाउंट रखने का इनका काम था मेनली। सीता अध्यक्ष, तो ऐसे याद रखो कि सीता जी हमारा एग्रीकल्चर देख रही हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क का मतलब होता है एक तरह से टैक्स या फिर टोल। ठीक है, एंड गोपा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, ये अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था गोपा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है कि वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, जिसको कि किसने हराया था? पुष्यमित्र सुंग ने हराया था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। यानी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन के लिए, जिसको कि हम बोलते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर राज्य के लिए होना चाहिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इनकी अगर हम बात करें, चाहे यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, दोनों ही भाग नंबर 14, पार्ट नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। और आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 तक में दिया हुआ है। ऐसा मत समझना जैसे कि हमारा पैरेलली क्या होता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल होता है हमारा सेंट्रल में, यूनियन में, वैसे एक होता है एडवोकेट जनरल किस में? स्टेट में।
जैसे कि 76 इसका आर्टिकल है, वैसे उसका आर्टिकल 165 होता है। तो मतलब क्या होता है, आर्टिकल डिफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी भी और स्टेट का पीएससी भी, ऐसा मत समझना स्टेट का पीएससी की नहीं और आर्टिकल में हमको देखने को मिलेगा, नहीं इसी में है। अब खुद बताइए कि ये बोल रहा देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन। हम बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अभी आपको मैंने कल ही पढ़ाया है कि आर्टिकल नंबर 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक में दिया हुआ है। तो 52 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 63 से शुरू होता है वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है वो यही बोलता है देयर शैल बी अ। तो आर्टिकल नंबर 351 सब प्लस 1 ही होगा, वो है तो सब में आर्टिकल 315। लेकिन सबसे पहले तो हम उसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे ना, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, बिकॉज इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आया है बिल्कुल, और ये आर्टिकल 315 ही आया था आई थिंक सीजीएल मेंस में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इनसे संबंधित हैं, आपको पता होनी चाहिए, सारे रटे नहीं होने चाहिए लेकिन कुछ पता होनी चाहिए, ताकि आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप रिलेट करके एलिमिनेट कर पाएँ ऑप्शंस को। तो ये सबसे पहले सेटिंग अप की बात करता है कि सेटअप करना है, फिर अपॉइंट करना और उनका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात करता है। और टर्म की अगर बात करें तो ये होता है यूपीएससी के केस में 6 साल या फिर 65 साल की उम्र, 6 साल या तो रहेंगे ऑफिस में, फिर 65 साल की उम्र तक ही रहेंगे। और स्टेट पीएससी या फिर जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जेपीएससी, ये या तो 6 साल या 62 साल तक रहते हैं। रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि इनका रिमूवल का प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये रिमूव किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ही अपना इस्तीफा देते हैं, नहीं रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। ऐसा नहीं, इनका जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है ये मत समझना कि जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, वैसा नहीं होता इन लोगों का। ठीक है, पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है, पावर यानी कि इनका कैसे क्या सर्विस रहेगी वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। प्रोहिबिशन एज टू दी होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाई मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी ए सच मेंबर। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई यूपीएससी का चेयरमैन है, जैसे अभी मैं बात करूँ तो कौन है, मनोज सोनी सर हैं। अब मनोज सोनी जी की अगर बात करें, वैसे मैं मिल चुका हूँ एक बार मनोज सोनी सर से, ठीक है, तो मनोज सोनी सर की अगर बात करें तो काफ़ी मतलब अच्छी पर्सनालिटी उनकी, एकदम तिलक विलक लगा के रखते हैं बाकायदा। तो वो अब कभी भी यूपीएससी के या फिर स्टेट पीएससी कुछ बन ही नहीं सकते हैं, ख़त्म उनका काम। कोई यूपीएससी का अगर मेंबर है ना वो चेयरमैन बन सकता है, ठीक। कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। यानी कि सिंपल ये याद रखना है कि वो ऊपर वाली पोस्ट में जा सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता है, और उसके बाद वो कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब भी नहीं कर सकता है। ठीक है, फंक्शन या फिर यूपीएससी का कोई मेंबर है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को देते हैं, राष्ट्रपति जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन, भारतीय एथलेटिक महासंघ का गठन कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैड constructed Asia's first cross-country pipeline as a mode of transport for liquids and gases over long distances। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लंबी दूरी पर तरल पदार्थ और गैसों के परिवहन के साधन के रूप में एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का निर्माण किया? ये किया आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मंथ एज पर हिंदू कैलेंडर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी सेलिब्रेटेड? हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है? तो महावीर स्वामी की अगर बात करें तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। अब तीर्थंकर्स की थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में जैसे गुरु होते हैं, तो वैसे आप समझ सकते हैं टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो पहले थे, फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट वॉज ऋषभ देव। और ऋषभ देव जी की अगर बात करें तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सिंबल है बुल। ये ऋग्वेद में भी मैंशनड है, वेदास में ये मैंशनड हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किन 2 तीर्थंकरों के नाम वेदों में मैंशन है? तो पहले हैं एक तो, और एक 22वें हैं, 22nd हैं, उनका नाम है अरिष्टामेनी। ठीक है, ये दोनों लोग मैंशन है वेदों में। ठीक है, अरिष्टामेनी। 23rd की अगर बात करें तो ये पार्श्वनाथ। और इनकी अगर बात करें तो इनका जो सिंबल है दैट इज सरपेंट, या फिर उसको आप स्नेक भी बोल सकते हैं। एंड जो 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर है जैन्स के, वो है हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी की अगर बात करें तो इनका सिंबल है लायन। और मेन फाउंडर तो ऋषभ देव हैं, लेकिन मेन जो प्रपाउंड किया, फैलाया, वो महावीर जी ने फैलाया, जो कि 24 तीर्थंकर है। इन्हीं के बेटे हैं बाहुबली, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, बाहुबली, गोमतेश्वर। और ये गोमतेश्वर बाहुबली का जो सबसे एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत ऊंची जो प्रतिमा है, वो आपको देखने को मिलेगी श्रवण बेलगोला में।
श्रवण बेल गोला, जो कि कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना किया था। सल्ले खाना मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे बिना खाना खाए, मतलब खाना ना खा के प्राण त्याग ना, दैट इज कॉल्ड एज सल्ले खाना इन जानिसम। तो श्रवण बेलगोला यहाँ पे हर साल ऑर्गेनाइज होता है महामत्स्य अभिषेक। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कई बार कि महामत्स्य अभिषेक जो है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, कर्नाटका। तो कर्नाटका के जितने भी फोक फेस्टिवल्स हैं मैंने सारे इसके एकदम ट्रिक बना के डाल रखे हैं वाईटी शॉर्ट में। अगर आप सर्च करें कर्नाटका फेस्टिवल्स परमार एसएससी तो आपको ये शॉर्ट वीडियो एक मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर सारे आपको याद हो जाएंगे। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली का सबसे बहुत बड़ा स्टैचू है। अगर इंडिया में बात करें तो गोमतेश्वर बाहुबली का वो सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है। तो अगर हम आप यहाँ पे आ जाते हैं कि इनका जन्म, अगर ये सारी डिस्कशन कर लेते हैं, तो जो इनका जन्म है वो कुंडग्राम, जो कि वैशाली के पास पड़ता है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम नियर वैशाली हुआ था इनका जो जन्म है। इनकी मदर की अगर बात करें, इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। इनके फादर का नाम था, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, दैट वाज सिद्धार्थ, जो कि बिलोंग करते थे जनात्रिका क्लैन से। क्षत्रिय क्लैन थी, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। एंड इनकी अगर बात करें वाइफ, तो इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। और इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था अनुंजा प्रियदर्शनी। डॉटर का नाम अगर बात करें तो उनका नाम था अनुंजा प्रियदर्शनी, इन शॉर्ट में अनुंजा लिख रहा हूँ। और ये अनुंजा जो प्रियदर्शनी थी, इनके हस्बैंड थे, यानी कि महावीर स्वामी जी के दामाद बोल सकते हैं, जमाली, जो इनके पहले डिसाइपल यानी कि पहले शिष्य भी बने किसके, महावीर स्वामी के, फर्स्ट डिसाइपल। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनका जन्म किस महीने में हो, तो जन्म इनका अप्रैल के टाइम पे हुआ। तो अप्रैल को हम हिंदू कैलेंडर में बोलते हैं चैत्र। तो यहाँ पे अब ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को याद हुई है, लेकिन जिनको याद नहीं है इसको याद कर लीजिए, बिकॉज रिपीटेडली इस पर कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चैत्र आपका मार्च अप्रैल हो गया, वैशाख जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने आपको, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो कि जैसे हमें पता है ना कि जैसे हमारे जो बड़े पापा होते हैं, मम्मी लोग हमें उनको जेठ बोलती हैं ना, ऐसे ही तो होता है। तो जैसे जो मेरे बड़े पापा हैं, तो मैं मतलब ऐसे रिलेट कर रखा था कि मेरे जो बड़े पापा हैं वो काफ़ी गर्मी लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जेठ लोग काफ़ी गर्मी लेके आते हैं इस तरह से। सावन सबको पता है यार, जुलाई अगस्त के टाइम पे काफ़ी बारिश होती है, सबको पता है ना। और थोड़ा सा रिलेट करके यहाँ पे देख लो, जैसे कार्तिक के टाइम पे हमारी दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े से अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये चैत्र आंसर हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे डिस्कशन के लिए बाकी है क्या महावीर स्वामी जी के रिगार्डिंग? नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस कैटेगराइज, हाँ इनकी डेथ देख लेते हैं, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। तो डेथ की अगर बात करें, सारी चीज़ें वैसे अभी मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे हम अपना सर्कल बड़ा करेंगे, एकदम से सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी, ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत ही हमारा एग्जाम है। तो डेथ इनकी हुई थी पावापुरी में। ध्यान रखना कि इनको जो एनलाइटनमेंट मिली थी ना, यानी इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पावा में हुई थी। दोनों अलग अलग जगह हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह हैं, एक बिहार में और एक यूपी में है। तो एनलाइटनमेंट पावा में मिली और डेथ इनकी हुई पावापुरी में, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। गौतम बुद्ध जी की कहाँ डेथ हुई, या कमेंट में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस कैटेगरीज बिलोंग्स टू दी गुरु केलुचरण महापात्र गुरु केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान, ठीक है, ओके। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि आपको होमवर्क दिया था कि जो ओडिसी से रिलेटेड, ओडिसी हमारा एक क्लासिकल डांस है, भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य उनमें से एक है। तो इसकी मैंने ट्रिक डाल रखी है और उसको आपको मैंने याद करने बोला था, और आई होप आपने याद कर लिया हो। तो जहाँ पे भी महापात्रा, कुछ मैंने आपको बताया, जैसे कहीं पे भी महापात्रा सर नेम दिखेगा आपको सीधे ओडिसी मारना है, राइट। कहीं पे भी आपको रेड्डी सर नेम दिखेगा आपको सीधे कुचिपुड़ी मारना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। कहीं पे भी आपको महाराज सर नेम दिखे आपको सीधे कथक मारना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मणिपुरी डांस, तो मणिपुरी भी हमारा एक 1 ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस में आता है जो मणिपुर से है, और मणिपुरी जो है भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है ये, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। और इसके हमने कुछ एक्सपोनेंट भी पढ़े थे, और उनमें से एक थी हमारी झावेरी सिस्टर्स बिंबावती देवी, ठीक है, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, और ये भी मैंने बताया था कहीं मेहता दिख जाए सीधे मणिपुरी, एम से मेहता, एम से मणिपुरी, ठीक है। तो ये सब हमारे हैं किसके, मणिपुरी के एक्सपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो रॉक्स को रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ रॉक्स, ये मैंने नहीं बताया था शायद पिछले लेक्चर में, तो अभी देख लेते हैं। तो इसकी स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी।
स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। तो मैंने तुम्हें बताया था कि 3 तरह की रॉक होती हैं, यानी कि एक तो होती है हमारी इग्नियस रॉक, जिनको कि हम प्राथमिक चट्टानें या फिर आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। फिर एक आती है हमारी रूपांतरित चट्टानें, जिनको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और तीसरी तरह की हमारी रॉक होती हैं सेडिमेंट्री, यानी कि अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक। तो हमने ये देखा था कि ये लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती, लावा निकला, जम गया, बन गया इग्नियस रॉक। इसमें अगर हीट एंड प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी क्या, मेटामॉर्फिक रूप, इसका रूप बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगी ये मेटामॉर्फिक। अगर इसके अवसाद एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और उसका हो जाएगा लिथीफैक्शन, सेडिमेंट वाटर से, विंड से, ग्लेशियर से वो टूटेगी रॉक, और क्या होगा, उसका इरोजन होगा, क्षरण होगा, सेडिमेंट का वो कॉम्पैक्शन हो जाएगा, लिथीफैक्शन हो जाएगा, सेडिमेंट्री। उसी तरह अगर वही सेम चीज़ मेटामॉर्फिक के साथ भी हो जाए कि उसमें भी, मेटामॉर्फिक में भी उसका क्षरण हो जाए, इरोजन हो जाए, और उसमें भी लिथीफैक्शन हो जाए सेडिमेंट्स में, तो हमें मिल जाएगी सेडिमेंट्री। अब क्योंकि सेडिमेंट्री जो है इस तरह से बन रही है तो ये लेयर्स में एग्जिस्ट करती है, परत में मिलती है, और क्योंकि ये लेयर्स में एग्जिस्ट कर रही है तो इसमें जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं, फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक। मेटामॉर्फिक की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि इससे 2 टर्म एसोसिएटेड हैं, दैट इज़ लीनिएशन और या फिर फोलिएशन, लीनिएशन या फिर फोलिएशन एंड बैंडिंग। बैंडिंग का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स। सेडिमेंट्री में अगर मैं बात करूं तो सेडिमेंट्री मैंने आपको क्या बताया था, लिथीफैक्शन, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे कि भाई इग्नियस के क्या एग्जाम्पल होते हैं, मेटामॉर्फिक के क्या होते हैं और सेडिमेंट्री के क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बोला था कि अगले जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। तो चलिए अभी सही समय आ चुका है। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और वो एग्जाम्पल्स हैं गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड प्यूमाइस। ठीक है, इसको मतलब एक तरह से गाने की तरह याद करो, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। इससे थोड़ा याद हो, मैंने तो ऐसे याद किया था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रिक बनानी तो आप बना सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक की, ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में हमारी जैसे कि मार्बल, जो रूपांतरित चट्टानों की बात करूँ, क्वार्टजाइट, ठीक है। जितने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इससे आराम से हो जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जितने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ सेडिमेंट्री रॉक की, जो यहाँ पे पूछा है, तो हो जाएंगी आपकी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। जहाँ पे भी स्टोन दिख जाए वो सीधे सेडिमेंट्री रॉक होगी। शेल हो गई, आपका कोल हो गया, वो भी एक तरह की रॉक ही है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। तो ध्यान रखना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कोल, ये सब सेडिमेंट्री रॉक हैं। सेडिमेंट्री रॉक अगर कभी पूछ ले कि कौन सी टाइप ऑफ रॉक है जो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक होती है केमिकली फॉर्म्ड, एक होती है मैकेनिकली फॉर्म्ड, और तीसरी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, तो उसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक जो है 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, मैकेनिकली, केमिकली एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनविजिबल बायोलॉजिकल हजार्ड इन फूड। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन में एक अदृश्य जैविक खतरा है। अब वॉर्म्स वगैरह तो हमें दिख जाते हैं, फ्लाई भी दिख जाते हैं, अदृश्य तो नहीं बोलेंगे इनको। ये अदृश्य मोल्ड, मोल्ड क्या होते हैं, MOU आई थिंक होना चाहिए, MOULDS। ये एक तरह का फंगस होता है। मोल्ड जो है, जैसे कि हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। अब ये ब्रेड मोल्ड क्या है, जो ब्रेड में जो फंगस लगती है, ब्रेड मोल्ड, जिसको कि हम राइजोपस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, राइजोपस। ठीक है, जब मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो यहाँ वहाँ पे देखेंगे राइजोपस किस तरह से ये बॉब एंड स्टिक एक तरह का ये फॉर्मेशन होता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हमारे होते हैं क्या, यहाँ पे होते हैं हमारे स्पोर्स, और ये स्पोर फॉर्मेशन का यूज़ करके रिप्रोडक्शन करता है। स्पोर फॉर्मेशन जैसे फटेगा तो ये स्पोर्स निकलेंगे, फैलेंगे ब्रेड में, और वो और फैलेंगे, और इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, और उनका जो है और ज़्यादा वो बनते हैं क्या, ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से क्या इनविजिबल बायोलॉजिकल हजार्ड है फूड में। क्वेश्चन नंबर 13 एंड दैट इज, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ काठियावाड़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। किससे एसोसिएटेड है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ काठियावाड़। तो काठियावाड़ में अगर हम बात करें, काठियावाड़ जो कि गुजरात में है, तो यहाँ पे कहीं पे हमारी एग्जिस्ट कर रही थी वर्कर टर्कर। ये वर्कर टर्कर क्या है, ये वर्कर टर्कर एक डायनेस्टी है, और उसी समय यहाँ पे गुप्त वंश का शासन था। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे फिर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे रूल कर रहे थे वर्कर टर्कर, और यहाँ पे मेरे लेक्चर 8 के पास में कहीं रूल कर रहे थे कौन, जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो यहाँ पे थी गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी के उस समय रूलर थे चंद्रगुप्त दी सेकंड, जिन्होंने कि विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है।
प्रभावती गुप्ता, ठीक है। और इन्होंने यानी कि चंद्रगुप्त टू ने इनकी शादी करवाई थी, यहाँ पे थे रुद्रदमन दी सेकंड, ठीक है। वाकाटका प्रिंस थे रुद्रदमन दी सेकंड, और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इनकी शादी करवाई थी रुद्रदमन दी सेकंड से, सो दैट यहाँ पे जो शाका रह रहे हैं, शाकाज, जो कि एक तरह से जिनको हम स्काइथियंस के नाम से भी जानते हैं, इनको डिफीट कर सकें इनका अलायंस लेके। तो रुद्रदमन टू के साथ जैसे इनकी शादी हुई तो इनकी हो जाती है डेथ, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो प्रभावती गुप्ता पूरा कंट्रोल ले लेती हैं, और एक तरह से कंट्रोल इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त सेकंड के हाथ में चला जाता है, और उनको साथ मिल के शाकाज को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। बट यहाँ पर जो आंसर होगा वो रुद्रदमन दी सेकंड नहीं होगा, रुद्रदमन दी फर्स्ट होगा, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। तो रुद्रदमन वन ने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है काठियावाड़ गुजरात में ये वो करवाया था, ठीक है। एंड बाकी अगर हम बाकी रूलर्स की बात कर लेते हैं तो कनिष्क हमारे एक कुषाण रूलर है, कुषाण डायनेस्टी हुई। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मौर्य आए, मौर्य, ठीक है। मौर्य के बाद शुंगा है, तो शुंगा के बाद ऐसे समझ लो कि सेंट्रल एशिया से काफ़ी सारी ट्राइब्स, यहाँ से काफ़ी ट्राइब आई, और उसमें से एक ट्राइब थी ग्रीक, इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं। फिर आए थे हमारे पार्थियंस, फिर आए थे हमारे स्काइथियंस जिनको शाका बोलते हैं, और फिर आए थे हमारे कुषाण। कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे कनिष्क। कनिष्क ने सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स का इंट्रोडक्शन ग्रीक्स ने किया था, और ग्रीक्स ही पहले थे जिन्होंने कॉइन्स में किंग की एक तरह से फ़ोटो लगवाई थी। सबसे प्योर फॉर्म कनिष्क के टाइम पे स्टार्ट हुए थे, और सबसे ज़्यादा जो स्टार्ट हुए थे वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हुए थे, लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। चंद्रगुप्त टू की अगर बात करें तो हमने कल देखा था मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर फा हीन इनके टाइम पे आया था, और कल हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बारे में चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त जो है उसको हम कविराज के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ ऑल पोएट, सर्वराज उछेत्ता यानी कि अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। उससे रिलेटेड है हमारा प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन उसके कोर्ट पोएट ने लिखा था, और उसमें उसने बोला था कि 24 बैटल लड़े और एक भी नहीं आ रहा था, इसलिए उसको पढ़ के विंस्टन आर्थर स्मिथ ने, वी ए स्मिथ ने उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें तो वो कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी की अगर बात करें तो ये सातवाहना डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। ये फीमेल नहीं थे, ठीक है, नाम से ऐसा लगता है कि फीमेल, लेकिन ये मेल थे। एक्चुअल में सातवाहना डायनेस्टी जो कि रूल कर रही थी कहीं यहाँ पे महाराष्ट्र के पास में, इनकी कैपिटल हुआ करती थी पैठान या फिर प्रतिष्ठान। बट ये मैट्रिलिनियल यानी कि एक तरह से अपनी माँ का नाम रखते थे ये लोग जो रूलर्स थे डायनेस्टी के। हॉलिट एंड नरसिम्हा वर्मन की अगर बात करें तो नरसिम्हा वर्मन जो प्रथम थे ये पल्लव डायनेस्टी के एक रूलर थे, और इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी के पुलाकेशिन टू को हराया था। पुलाकेशिन टू वही हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे, और इनको हरा के नरसिम्हा वर्मन वन ने टाइटल लिया था वातापी कोंडा, यानी वातापी को कॉन्कर कर लिया। कैसे? क्योंकि वातापी कैपिटल थी किसकी? पुलाकेशिन टू, जो एक चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, तो उसको कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। ये हमने देखा था कि भाई जो हमारे चालुक्यास थे कुछ यहाँ पे रूल कर रहे थे, ये इनको हम बोलते थे इनकी कैपिटल वातापी थी। ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल वेंगी थी, एंड देन लेटर चालुक्यास जो फिर इनके फ्यूडेट मतलब इनके बाद में आए वेस्टर्न चालुक्यास के, इनको हम इनकी कैपिटल थी कल्याणी, ठीक है, इनकी कैपिटल थी कल्याणी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटेड फोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना दिनांकित किला है? तो ये है कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। गोलकोंडा फोर्ट की अगर बात करें तो ये तेलंगाना में सिचुएटेड है, और इसको बहमानी सुल्तानेट से नहीं बनवाया था, इसको ककातिया डायनेस्टी ने बनवाया था। बाद में वो जो कुतुबशाही डायनेस्टी थी उसने गोलकोंडा को अपना कैपिटल बना लिया था, तो ककातिया डायनेस्टी। और ककातिया से आपको याद आना चाहिए कि हम लोगों ने, मैंने आपको ये बताया था कि जो विजयनगर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे, विजयनगर एम्पायर में सबसे पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, और उस डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। तो ये जो हरिहर एंड बुक्का हैं वो एक्चुअल में ककातिया के फ्यूडेटरीज थे, सामंत थे। मेहरानगढ़ फोर्ट की अगर बात करें राजस्थान में, और राव जोधा ने इसको बनवाया था, ठीक है, राव जोधा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थी द मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स फॉर एनबीएफसीज अदर दैन एनबीएफसी एमएफआईज इज। तो एमएफआई का मतलब क्या? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मैंने बताया था माइक्रो फाइनेंस लोन्स क्या होते हैं, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, और ये क्या होते हैं? जो बहुत छोटे लोन होते हैं, एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी या फिर इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए इनको सेटअप किया गया है, सो दैट फाइनेंस की जो सुविधा है वो जन जन तक पहुंच सके, गांव गांव तक पहुंच सके। तो इसके लिए बहुत सारे हम इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए,
जैसे कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हो गए। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस पर लिमिट आपको ध्यान रखने की, इनकी मेंबर्स की लिमिट कितनी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये लिखी हुई है। पहला जो हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फिर पहला जो एसएचजी सेटअप हुआ था दैट वाज सेवा। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये मैं आपको बता चुका हूँ। फादर ऑफ एमएफआई किसको बोलते हैं? मोहम्मद यूनिस को, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे और उन्होंने पहली ग्रामीण बैंक सेटअप करी थी बांग्लादेश में, ग्रामीण बैंक। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे लिमिट होती, मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन होती 25% ऑफ टोटल एसेट, जितने भी आपके टोटल एसेट हैं उसका 25% आपको जो है लोन मिलेगा। एनबीएफसी एमएफआईज की अगर बात करें तो मैंने बताया था मालेगांव एक कमेटी सेटअप हुई थी 2010 में, जिसने कि इसको सेटअप करना चाहिए ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। एसेट से जो मैंने कल चीज़ें आपको बताई थी वो भी आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी गवर्नमेंट की दो पॉकेट होती है, यानी बजट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो रेवेन्यू यानी राजस्व और दूसरा कैपिटल यानी कि पूंजीगत। तो मैंने बताया था जो कैपिटल वाला हेड होता है जिसमें कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, ये जो कैपिटल होता है इसमें कैपिटल जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इसमें एसेट कम होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ता है। एसेट कम होता है, बट रेवेन्यू वाले साइड में ना तो एसेट कम होता है ना एसेट बढ़ता है। सिंपल। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू वाले में क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब ज़्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी सारी चीज़ें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक का एक्सपोनेंट कौन था? शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक कौन था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दो तरह के म्यूज़िक होते हैं, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है और दूसरा कार्नेटिक म्यूज़िक। कार्नेटिक का मतलब कर्नाटक यानी कि साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का जब मैं बोलता हूँ तो इसमें आ जाते हैं आपके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, ये स्टेट आ जाते हैं। यहाँ पर जो म्यूज़िक फॉलो किया जाता है दैट इज़ कार्नेटिक म्यूज़िक। कौन सा है? साउथ इंडिया का नेम। ख़त्म, आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं? फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? ये मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ, पुरंदर दास। और अगर पूछ ले क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक कौन है, क्वीन, तो ये है हमारी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगर मैं बात करूँ एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की, तो शी इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है 1998 में। एंड और अभी तक हमारे सिर्फ, हाँ ध्यान रखना, 3 ही म्यूजिशियंस हैं जिनको भारत रत्न मिला है, उनमें से एक ये हैं, दूसरे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और तीसरे का नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, जो इनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, हिंट देता हूँ, वो द बीटल्स के साथ कोलैब करने वाले एकमात्र म्यूजिशियन है, बताइए। और उनके भाई जो हैं वो जाने जाते हैं फ्यूजन डांस के लिए। अगला क्वेश्चन है 17th। अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। An object was placed 15 centimeter away from the pole in front of the mirror on the principal axis. Choose the correct option for the position, size and nature of image। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी लोग तो घबरा जाएंगे इसको, कैसे करेंगे भाई, बताते हैं कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे, देखो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, इससे पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 2f, यानी कि फोकस अगर निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से 2 से डिवाइड कर दो तो निकल आएगी, तो 15 सेंटीमीटर निकल आई। सिंपल। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। सिंपल। अब ध्यान से देखो कि किस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव का मतलब होता है उत्तल दर्पण। इसमें ध्यान रखना जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, डेफिनेशन है लेकिन आप इग्नोर मार देंगे इसको, लेकिन पूछ लेगा कि कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व्ड इनवर्ड। देखिए ये जो ऐसा बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने बाहर के साइड शेडिंग कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। भाई पॉलिश नहीं करेंगे तो भाई लाइट, आपका जो शीशा होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं वो पीछे से पेंटेड है, ना पेंटेड है तो आप देख पाएंगे क्या खुद को? ट्रांसपेरेंट नहीं देख पाएंगे। तो भाई रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? ये अंदर वाली साइड से हो रहा है, तो यानी कि जो कर्व्ड इनवर्ड्स है। वहीं अगर हम बात करें जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो है हम बोल सकते हैं जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है दैट इज़ कर्व्ड आउटवर्ड, तो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से होता है। ठीक, क्लियर है ये चीज़ कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में कैसे क्या होता है।
अब यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने के लिए तो मैं पूरे सारे डायग्राम बनाऊँ और वो सारी चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ, और उतना नीडेड भी नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नीडेड नहीं है। कैसे? सिंपल, रट्टा मारो जिंदाबाद। कैसे हैं देखो, पहले तो ये समझ लो कि ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से कहीं से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। ये जो तीर है ये ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई कर रहा है, और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि ये सी जो लिखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी का आधा ही तो होगा एफ, जो अभी मैंने बताया था सी का आधा होगा एफ। और जब यहाँ पे कोई, जब यहाँ से रे आएगी तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, जब सी के इधर से आएगी तो बोलते हैं बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सी पे खड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर थोड़ा और पास आएगा बोलेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर फोकस पे आके खड़ा हो जाएगा, और फिर फोकस और इसको बोलते हैं पोल। जहाँ पे ये जो मिरर है इसको बोलते हैं लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोल। फिर से बताता हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। इन्फिनिटी पे है पहले, इन्फिनिटी पे, देन बियॉन्ड सी है, देन सी पे खड़ा हो गया, देन पी और एफ के बीच में खड़ा हो गया, देन एफ पे खड़ा हो गया, देन फोकस और पोल के बीच में खड़ा हो गया, ठीक। अब देखना कैसे याद होगा। इस केस में इमेज बनेगी फोकस पे जब इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को हम और पास लाए ना, तो इमेज और दूर जाएगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगी, ठीक। हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला के खड़ा कर दिए, इमेज और दूर जाएगी। इमेज अभी सेंटर ऑफ फोकस के बीच पे थी, अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो भी आके खड़ी हो गई। हम ऑब्जेक्ट को और पास ले गए, सेंटर और एफ के बीच में किए, फोकल लेंथ फोकस के बीच में किए, इमेज और दूर भाग गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली गई। हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए, फोकस पे ला के खड़ा कर दी, वो इन्फिनिटी पे चली गई। लास्ट वाले को मत देखना। एक चीज़ देखा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। देख रहे हैं, एकदम पहला वाला और पांच वाला रिलेट हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी। अब जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। है कि नहीं आसान? और हर केस में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सिंपल। ये भी रियल इन्वर्टेड ही है। एक तरह से देखें तो ये पॉइंट साइड है, मतलब सही पॉइंट साइड नहीं, ये भी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। रियल का मतलब ये होता है कि भाई जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बन रही। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, इसको बोलते हैं वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी। हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनती है। आज तक कोई ऐसी इमेज देखी नहीं गई जो रियल हो और सीधी हो, इरेक्ट हो ना, रियल इन्वर्टेड। रियल तभी आप हमेशा रियल के साथ इन्वर्टेड लगा हुआ जो देखोगे, वास्तविक के साथ उल्टा। बस एक एक्सेप्शन वाला केस होता है जब हम फोकस और पोल के बीच में लाके ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं, तो वहाँ पे इमेज रियल ना होकर वर्चुअल हो जाती है, और जो वर्चुअल होती है वो सीधी यानी इरेक्ट होती है। और यहाँ से अगर कभी मैग्नीफिकेशन पूछ ले कि किस हिसाब से बड़ी हो रही, तो देख रहे एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, कितनी छोटी, बहुत छोटी, थोड़ी सी बड़ी हुई, नहीं कि डिमिनिश्ड अभी भी है, छोटी अभी भी है। अब क्या है, थोड़ी और बड़ी हुई, अब क्या होगा, वो इक्वल साइज़ की, ऑब्जेक्ट के बराबर की है। अब क्या होगा, अब वो थोड़ी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। बस एक एक्सेप्शन वाला केस बस याद कर लो, लास्ट वाला। और रही बात कॉन्वेक्स मिरर की, इसमें सिर्फ दो पढ़ने हैं, और ये ध्यान रखना कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, हमेशा ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कभी क्वेश्चन मान लो इस तरह से पूछ ले क्या कि एक मिरर है, वो इमेज बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, वो ऑप्शन में होगा कॉन्वेक्स मिरर, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 3 ऑप्शन कॉन्वेक्स वाले दिए हों, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो कभी रियल इमेज बना ही नहीं सकता है, सिंपल। और ये कभी भी बड़ी इमेज भी नहीं बना सकता, या तो बहुत छोटी बनाएगा या छोटी बनाएगा, बस सिंपल, ठीक है। और बाकी ये अभी हम देख चुके हैं कॉनकेव वाले, ठीक है, कि रियल इन्वर्टेड हर केस में, बस लास्ट केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा सर ये पूछा है, देखिए देखो यहाँ पे मैंने फोकस निकाली है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा था 15 सेंटीमीटर पे, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, ख़त्म। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, यही तो पढ़े थे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है वो बनेगी कहाँ पे, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी, अनंत पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द मेजर पर्पस ऑफ द परमिट लाइसेंस राज फ्रॉम द 1960s। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन हो गया इसमें, लेकिन नीडेड था, नहीं तो फिर समझ में ना आता कि फोकल लेंथ हमेशा
फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव यानी उत्तल की, उत्तल मतलब चाहे वो मिरर हो यानी दर्पण हो चाहे लेंस हो, हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव। और फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स होता है उत्तल, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा पॉजिटिव होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में भी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि ये लगातार 5 केसेस रियल इन्वर्टेड वाले मिलते हैं, बस आखिरी एक एक्सेप्शन होता है वर्चुअल इरेक्ट वाला। मतलब बिल्कुल सेम है। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कौन, वो मुझे फिर समझाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ये समझ गए। तो कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉनकेव लेंस। लेकिन ये मत कर देना कि फोकल लेंथ भी उनकी ये पॉजिटिव नेगेटिव ना, फोकल लेंथ बस कॉनकेव है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव। तो लाइसेंस राज है क्या? तो जब हम आज़ाद हुए तो मैंने आपको बार बार बताया कि हमारे सोशलिस्टिक थोड़ा सा ट्रेंड्स थे कि भाई समाजवाद की तरफ लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा असमानता ना फैले, बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म पूंजीवादी के खिलाफ थे। तो हमने लाइसेंस राज लाइसेंस राज क्या है कि अगर आपको कुछ फैक्ट्री सेटअप करनी है, कुछ उद्योग करना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के कर ही नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशन रखना चाहती थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि सिर्फ उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज हों, ज़्यादा से ज़्यादा PSUs हों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हों, अंडरटेकिंग्स हों। तो गवर्नमेंट अलाउंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस गुड, मेन पर्पस उसका ये था। फिर इसके बाद जो है मेन लाइसेंस राज खत्म होता है 1991 में। ये ईयर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसको ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था और यहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस भी किया था। उस समय PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज देयर सेवियर फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड थायराइड हार्मोन्स, स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और थायराइड हार्मोन्स, क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायराइड हो जाता है, घेंगा हो जाता है। ये जो गला होता है हमारा, उसमें ये बीमारी होती है। और यहाँ पे हार्मोन, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है और थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ ना, ये सबसे बड़ा थायराइड ग्लैंड के बारे में बता चुका हूँ। 2 तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। वैसे तो लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, लेकिन वो एक्सोक्राइन की कैटेगरी में आता है। तो अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन बोलते हैं अंतःस्रावी, तो उसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। सही उत्तर इसका होगा क्रेटिनिज्म, ऑप्शन नंबर 3। साइफिलिस की अगर बात करें, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे कि एड्स होती है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, बट एड्स जो होती है वो वायरस की वजह से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज़ HIV। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्बा मान गए गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस वॉज पेंड बाई सन्स ऑफ विच ग्रेट म्यूजिशियन। तो ये एक तरह से किसने लिखा था अपने अब्बा यानी कि अपने फादर पे? आमिर खान, बिस्मिल्लाह खान, अली अकबर खान, या फिर सॉरी किसने लिखा नहीं था, मतलब किस पे लिखी गई थी, मतलब किन के बेटों, इनमें से किसके बेटों ने लिखी थी ये? एक्चुअली में बेटों का नाम था, क्या नाम था उनका बेटों का? आई थिंक एक का नाम अयान था। ठीक है, अयान अली बंगश नाम था आई थिंक एक का, हाँ अयान ही था, अयान। और एक का नाम था अमान, अयान और अमान। ठीक है, इन्होंने लिखा था ये बेटे थे अली अकबर खान के। ठीक है, अली अकबर खान के दोनों बेटे थे। नहीं, अमजद अली खान होगा। ठीक है, अच्छा आपको पता है जो शोले फिल्म में गब्बर था, उसका नाम भी अमजद खान था। ठीक है, तो अमजद अली खान, और ये दोनों एक्चुअल में अली अकबर खान और अमजद अली खान दोनों लोग ही सरोद से रिलेटेड हैं। तो कभी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। मतलब वैसे कन्फ्यूज़न होना है किस बात का, दोनों ही सरोद से रिलेटेड है, अली अकबर खान, अमजद अली खान। बस ध्यान रखना है कि अब्बा वाला जो ये किताब है, ये अमजद अली खान के जो बेटे हैं अयान और अमान, उन्होंने लिखी है। बात करें आमिर खान की, तो ये एक वोकलिस्ट यानी गाना गाते थे। एंड बिस्मिल्लाह खान इंपॉर्टेंट है, ये सहनाई बजाते थे। ठीक है, सहनाई। और हम देख चुके हैं कि इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न को कब मिला है? सन 2001 में मिला है। इंडिया के जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिल रखे हैं। CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा कि किस पे ईरान के तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है इनके नाम पे? ध्यान रखना, तो ईरान के तेहरान में इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम भी बनवाया गया है। ठीक, चलिए, और ही इज़ वन ऑफ दी 3 म्यूजिशियंस, ये 3 म्यूजिशियंस में जिनको भारत रत्न मिल चुका है। वो 3 कौन है? एक तो मैंने MS सुब्बुलक्ष्मी बताया, दूसरा हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, और मैंने पीछे आपसे उनका नाम पूछा था, उनका नाम बताएंगे, जो बीटल्स बैंड के साथ थे।
ठीक है। और वो पहले इंडियन थे जिनको ग्रैमी मिला वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। उनकी बेटी भी उस पर्टिकुलर वाद्य यंत्र को बजाती थी और उनके जो भाई हैं वो फ्यूज़न डांस के लिए जाने जाते हैं। तो आज का लेक्चर होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। इसकी जो PDF है पिछले लेक्चर की आई थिंक अपलोड नहीं हो पाई थी बिकॉज वो गलती से सेव नहीं हो पाई थी आई थिंक। ठीक है, तो इसकी PDF मैं अभी डाल दूंगा कहाँ पे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, परमार SSC टेलीग्राम पे। बाकी जिन लोगों को नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो परमार अकेडमी ऐप पे जाके कोर्सेज सेक्शन में PDF कोर्स पार्ट 3 में जो है वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, और बाकी जो डेमो है नोट्स के वो परमार SSC टेलीग्राम पे फर्स्ट लेक्चर के पड़े हुए हैं। ऑलराइट, धन्यवाद। और एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि जैसे IB ACIU पूछनी, क्या मैं मतलब प्लान कर रहा हूँ बिकॉज IB ACIU की डेट्स आ चुकी हैं। तो हम लोग संडे को एक बड़ी सी क्लास प्लान कर रहे हैं कि सारे, क्योंकि मैंने PYQs वैसे करवा रखे हैं IB ACIU के, तो एक बिफोर दी एग्ज़ाम में एक क्लास प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग एक बड़ी सी क्लास करने वाले हैं संडे को। ठीक है, तो मैं प्लान करता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूँगा कैसे क्या टाइम रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू।